सो फ्यूचर ऑफिसर्स, आप में से काफ़ी लोग ये जानते होंगे कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट वो होते हैं जो भी अकाउंट इनएक्टिव रहता है 10 सालों के लिए, 10 ईयर्स के लिए, या फिर कोई भी टर्म डिपॉजिट्स क्या होते हैं? फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट्स, ये टर्म डिपॉजिट्स में आते हैं। और ये जो आपके अकाउंट है, इसमें करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट दोनों आ सकते हैं। जब हम इन दोनों को ही ऑपरेट नहीं करते, ये एक्टिव नहीं रहते 10 ईयर्स तक, दोनों का केस 10 ईयर्स है, ये आपको याद रखना है। तो ये जो अमाउंट है 10 साल बाद, जब ये आप इसको ऑपरेट नहीं करते, तो ये ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि जो बैंक होता है पर्टिकुलर, कोई भी बैंक हो, वो ये अमाउंट ट्रांसफर करता है आरबीआई के डेफ फंड में। अब ये डेफ फंड क्या है? डिपॉजिटरी एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, ये वो फंड है। ये फंड यूज होता है जो भी उस अकाउंट का नॉमिनी वगैरह होता है या जो अकाउंट होल्डर होता है, उसको ढूंढने के लिए और उस तक वो फंड प्रोवाइड करने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर मैंने कोई भी अकाउंट किसी बैंक में ओपन कर रखा है और 10 साल तक मैं उसको ऑपरेट नहीं करता, तो वो जो अमाउंट है, वो बैंक, मेरा बैंक जहाँ भी मेरा अमाउंट होगा, वो आरबीआई को अमाउंट सेंड कर देगा डेफ में। फिर आरबीआई वो पैसा लगाएगा मुझे ढूंढने में कि कौन इसका अकाउंट होल्डर है। इन केस अगर अकाउंट होल्डर अलाइव नहीं है, तो जो उसका नॉमिनी होगा उसको ये पैसा दिया जाता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो हम आगे बात करेंगे। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज हम फिनिश करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मई 3 और 4 वीक का कंप्लीट। और इसमें हमने जून फर्स्ट वीक में अभी मॉनेटरी पॉलिसी आपकी आई थी, जो कि 5 से 7 जून के बीच में थी। इसको भी हमने इस लेक्चर में इंक्लूड कर लिया है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल, क्या क्या इसमें चेंजेस आए हैं, क्या इसमें नई मॉडिफिकेशंस है। और आपको किसी भी लेक्चर के नोट्स खुद में नहीं बनाने, खुद के नोट्स नहीं बनाने। इसकी जो नोट्स पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगह मिल जाती है, आपको सेंड हम कर देते हैं। वहां से इसको डाउनलोड करो और इसका प्रिंट आउट निकलवाना है सिंपली। तो अपना टाइम बिल्कुल खराब मत करना नोट्स बनाने में। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है @right approach_banking, जैसे सर्च करके टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लेना। और चैनल है @right approach_YouTube, इसको भी सर्च करके ज्वाइन कर लेना। अब हम अपने लेक्चर शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। सो डायरेक्टली लेक्चर पे आते हैं। अब इस न्यूज़ को ध्यान से समझना है और फिर याद करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है आरबीआई की सारे एग्जाम्स में, चाहे वो आरआरबी का हो, आईबीपीएस का हो, एसबीआई का हो, पीओ का, क्लेरिकल का, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है आरबीआई की, जिसमें आरबीआई ने बताया है कि जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है, देखो इस नाम से ही जाना जा रहा है, ये अनक्लेम्ड। क्लेम्ड का मतलब होता है कोई भी चीज जब हम क्लेम कर लेते हैं, उसको हम मांग लेते हैं, तो वो क्लेम करना होता है। अनक्लेम्ड होता है हम उसको मांग ही नहीं रहे, हम उसको ऑपरेट नहीं कर रहे। तो कोई भी अकाउंट जिसको हम ऑपरेट नहीं कर दे 10 ईयर्स तक, जैसे मान लो आपका अकाउंट एसबीआई के अंदर है। अब मान लो एसबीआई में मेरा सेविंग अकाउंट है, ठीक है, मेरा सेविंग अकाउंट है एसबीआई में, और मैंने वो अकाउंट 10 ईयर्स तक ऑपरेट नहीं किया, तो जो वो फंड है वो चले जाएगा डेफ अकाउंट में। किस में जाएगा? DEAF, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, जो कि आरबीआई मैनेज करता है, आरबीआई के अंतर्गत आता है। इसमें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसमें सबसे ज्यादा अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की कैटेगरी में आता है। अब देखते हैं इसकी पूरी न्यूज क्या है। सो यहाँ पर आरबीआई डाटा के अनुसार जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, अब ये दोनों का बता रहा है, ठीक है। तो दोनों का आपको पता होना चाहिए, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप कर सको। तो ये दोनों का डेटा इसने दिया है। इस दोनों के डेटा में आरबीआई ने बोला है कि जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, यानी कि जो पैसा आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे या उसको विड्रॉ नहीं कर रहे, जब आप बैंक से पैसा नहीं निकालते,
कितने टाइम तक? 10 ईयर्स तक। तो वो अकाउंट आपका इनएक्टिव अकाउंट हो जाता है, और वो आजाद उसका जो फंड होता है वो सारा का सारा फंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट में चले जाता है, जो कि आरबीआई मैनेज करता है। आरबीआई में कौन सा फंड होता है? डेफ फंड। इसमें सारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो आप विड्रॉ नहीं कर रहे, क्लेम नहीं कर रहे, वो सब सेंड कर दिया जाता है। अब जो टोटल अनक्लेम्ड डिपॉजिट है पब्लिक सेक्टर का प्लस प्राइवेट सेक्टर बैंक का, वो ये याद रखना 42,270 करोड़। ऐसे याद कर लो, 422,70 ऐसे याद कर लो, या फिर 4,000,2200 ऐसे याद कर लो। इसके अप्रोक्सीमेटली जो भी ऑप्शन आपको एग्जाम में दिखाई दे वो टिक कर देगा। तो ये आपको ऐसे याद करना है, ये डाटा भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। और ये जो डेटा है ये मार्च 2023 तक का है, इसको भी याद रखो। मार्च 2023 जो लास्ट ईयर गया था हमारा, अभी हमारा जून 2024 चल रहा है, तो मार्च 2023 तक का पूरा डेटा है ये। अब इसमें इसने ये भी बताया है कि दिसंबर 2024 तक, यानी कि उससे लगभग 3 से 4 महीने पहले, जो ये डेटा था, जो ये अमाउंट था अनक्लेम्ड डिपॉजिट का, ये कितना था? तो ये था 39,900 करोड़। अप्रोक्सीमेटली 40K करोड़ मान सकते हो, 40,000 करोड़। यानी कि 3 से 4 महीने में ये जो अमाउंट था हमारा, ये इंक्रीज होके लगभग 2300 करोड़ और हो चुका है। राइट। खैर, आपको याद ये रखना है कि कितना जो अमाउंट है वो टोटल है, और कौन से मंथ तक का है, मार्च 2023 तक का है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। बाकी ये ध्यान रखना कि 39,900 करोड़ रुपए, लगभग 40,000 करोड़ रुपए दिसंबर 2022 तक का था। सो अनक्लेम्ड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जब आप अपना अकाउंट ऑपरेट नहीं करते। अब ये अकाउंट कोई भी हो सकता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ये दो जब आप ऑपरेट नहीं करते 10 साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए, या फिर कोई भी टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट्स क्या होते हैं हमारे? एफडी और आरडी। एफडी मतलब क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट। आरडी मतलब क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट। बेसिकली होता क्या है, एफडी में आप जो अमाउंट है वो एक साथ देते हो, ठीक है? आप टोटल अमाउंट बैंक को देते हो, फिर वो कुछ पर्टिकुलर ईयर्स की एफडी करते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट में आपको मंथली अमाउंट देना पड़ता है, इसलिए इसका नाम रिकरिंग डिपॉजिट है। तो अगर आपने अपना अकाउंट ऑपरेट नहीं किया, करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट, या फिर आपका टर्म डिपॉजिट आपने ऑपरेट नहीं किया, या फिर उसको आपने क्लेम नहीं किया 10 सालों के लिए, तो दोनों का टाइम कितना है? 10 ईयर्स है। तो ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है डेफ फंड में। ये याद रखना, भूलना मत। डेफ मतलब क्या होता है? डिपॉजिटर एजुकेशन। डिपॉजिटर मतलब जिसने अमाउंट वो बैंक में डिपॉजिट किया था वो। और एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। अभी जो फंड है ना, बेसिकली ये जो अमाउंट है, जब ये डेफ फंड में जाता है, तो जिस भी डिपॉजिटर का वो अमाउंट रहता है, उसको ढूंढने में, उसको पता करने में, उसको खोजने में ये अमाउंट लगाया जाता है। इन केस अगर जो डिपॉजिटर था उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उसका नॉमिनी होता है उसको ढूंढा जाता है, ताकि ये जो पैसा है वो उस इंसान तक, उसके नॉमिनी तक पहुंचाया जा सके। ये प्राइमरी पर्पस होता है डेफ फंड का। तो ये मत सोचना कि इसको आरबीआई अपने पास रखता है, नहीं। आरबीआई बहुत ही ट्रांसपेरेंटली काम करता है, ईमानदारी से काम करता है। वो ये फंड अपने पास नहीं रखना चाहता। ये फंड वो उसी को देगा जिसका वो हकदार है। अब यहाँ पर जैसे मान लो आप बैंक में जाते हो और आप बोलते हो कि आंटी 2 रुपए का अनक्लेम्ड डिपॉजिट दे दो, तो ऐसे में क्या होगा? आंटी आपसे बोलेगी बेटा चप्पल यहाँ खाओगे या बैंक के बाहर खाना है? अब आप डिसाइड कर लेना कि चप्पल कहाँ खानी है आपको। तो ऐसे एफडी नहीं होता। एफडी मांगा नहीं जाता, एफडी ओपन किया जाता है। ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो पब्लिक सेक्टर बैंक में एसबीआई, ये देख रहे हो आप नीचे इंडेक्स जो है मैंने अपने लगाया है, एसबीआई सबसे टॉप पे है, जिसमें 8,000 करोड़ के अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, जो कि फैब 2023 तक का डेटा है। यानी कि लगभग आप मान के चल सकते हो कि 8,500 के अंदर अंदर का अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पूरा सम है एसबीआई के पास। खैर ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, हो सकता है आपसे एसबीआई के इंटरव्यू में पूछ ले, तो उस टाइम जब इंटरव्यू का बैच में लूंगा तब मैं आपको पूरा बता दूंगा, टेंशन मत लो। सो एसबीआई टॉप पे है, सेकंड पे कौन है? पंजाब नेशनल बैंक है। फिर थर्ड पे कौन आता है? कैनरा बैंक है। तो ये आपको तीनों याद रख लेना। एसबीआई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
और पीएनबी और कैनरा, ये भी याद कर लेना। ऐसे याद कर लो, एसबीआई ने पक्का कर दिया। क्या पक्का कर दिया? कुछ भी कर सकता है, मकान पक्का कर सकते हैं, रिश्ता पक्का कर सकता है, बस आपको याद करने से मतलब है। तो पीयू से आपका हो गया पंजाब नेशनल बैंक और सीए से हो गया आपका कैनरा बैंक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है तीनों। सबसे इंपॉर्टेंट तो एसबीआई है, ये दोनों शायद तो फिर भी ना पूछे, लेकिन आपको फिर भी याद रखना है। अब यहाँ पर देखो, जय के दादा भी बोल रहे हैं कि भिड़ो पौधे लगाने का, तो पौधे लगाओ आप भी, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। और इनका भी एडवाइस, इनकी भी एक दिल की ख्वाहिश है, तो खैर उसको हम यहाँ पर रीड नहीं करेंगे। ओके। तो जो डेफ अमाउंट है, अगर वो क्लेम किया जाता है, अब यहाँ पर ये कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर आपको एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में तो आपको मालूम होना चाहिए। मान लो कि आपने 10 साल तक अकाउंट ऑपरेट नहीं किया, आपका अकाउंट इनएक्टिव था। 10 साल बाद आपको याद आया कि अरे मेरा उस बैंक में एक अकाउंट था और उसमें कुछ फंड था मेरा, कुछ लाखों का, कुछ भी हो सकता है, हजारों का, लाखों का। अब आपको उसको एक्सेस करना है, उसको वापस लेके आना है, तो कैसे लेके आओगे? आप डायरेक्टली आरबीआई के पास तो जाओगे नहीं, ये तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो आरबीआई के पास ना जाओ और आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, उसके लिए आरबीआई ने बनाया है उद्गम पोर्टल। कौन सा पोर्टल? उद्गम। इसका नाम क्या है? यूडी से है अनक्लेम्ड डिपॉजिट, इसको तो रट लो। अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन पोर्टल। गेटवे मतलब क्या होता है? एक ऐसा गेट जहां पर हर एक चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, एक रास्ता आपको मिल जाए, वो होता है गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, यानी कि अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सको, उसको चेक कर सको। तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन पोर्टल याद रखना है। अब अगर आप यहां पर अनक्लेम्ड डिपॉजिट उद्गम पोर्टल के थ्रू जब आप एक्सेस करोगे और आप इसके थ्रू रिक्वेस्ट डालोगे ना, तो फिर क्या होगा? आरबीआई कुछ चार्ज लेगा आपसे, ये बात याद रखना। कुछ चार्ज या फिर कुछ इंटरेस्ट लेगा आपसे उस अमाउंट पे, जो अमाउंट आप क्लेम करने वाले हो उद्गम में जाने के बाद, यानी कि डेफ में जाने के बाद, सॉरी। जब वो आपका फंड है वो डेफ अकाउंट में चले जाएगा, डेफ फंड में चले जाएगा, तब उद्गम पोर्टल के थ्रू जब आप उसको क्लेम करोगे, तो कुछ इंटरेस्ट, कुछ चार्जेस आरबीआई डिडक्ट करेगा कि भाई इतनी मेहनत आपने लगवाई है, तो कुछ तो आपको सीख देनी है ना। कभी फ्यूचर में ऐसा ना हो, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको बताना भी है आपको कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो एक लेसन देना है उनको। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो उद्गम पोर्टल है, ये आरबीआई ने लॉन्च किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। कब लॉन्च किया था? अगस्त 2023 में, इसको भी याद रखो। अगस्त 2023 इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, क्योंकि उद्गम पोर्टल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनक्लेम्ड डिपॉजिट की न्यूज अभी भी आ रही है और आगे भी आएगी, इसलिए आपको याद रखना है। उद्गम का अगस्त 2023 में आया था, लॉन्च किया था आरबीआई ने। और ये था पब्लिक के लिए टू सर्च देयर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स एट वन प्लेस। अब मान लो कि आपके, एज एन एग्जांपल, आपका आपके पास 3 अकाउंट है, एक एसबीआई में है, एक पीएनबी में है, एक कैनरा बैंक में है। अब इस तीनों के अकाउंट आपने ऑपरेट नहीं किए 3 सालों तक, 12 साल तक, 11 साल तक, 10 साल तक, तो इन तीनों ही बैंक वो जो फंड था अनक्लेम्ड डिपॉजिट, वो आरबीआई के डेफ में डाल देंगे। वहां पर जाके आप इन तीनों अमाउंट को एक्सेस कर सकते हो, इनकी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो, फिर वहां से इसको क्लेम करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हो। अब चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या पब्लिक सेक्टर बैंक हो, मैटर नहीं करता, चाहे एक बैंक हो चाहे 10 बैंक हो, सारी इंफॉर्मेशन आपको उद्गम पोर्टल पे मिल जाएगी और आपका अमाउंट आप तक पहुंचा दिया जाएगा, कुछ इंटरेस्ट लेने के बाद, कुछ चार्जेस डिडक्ट करने के बाद। अब ऐसे याद रखो कि देखो भाई, बाबू राव भाई हमारे जो है, इनको किसी ने डेफ बोला। अब ये बोल रहे कि राजू ये मेरे को बहरा बोल रहा है, क्योंकि डेफ का मतलब तो बहरा भी होता है ना, म्यूटेड। तो ऐसे में राजू बोलेगा कि नहीं रे, बस तुझे सुनाई कम देता है। ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये इस पे हंस रहा है कि हमें बात तो ठीक है इसकी। तो अगर कभी भी आप ये भूल जाओ एग्जाम में कि कौन से फंड में जाता है अमाउंट, तो याद रखना कि बाबू राव जो भाई थे उसको किसी ने डेफ बोला था, तो बस डेफ याद रखना है आपको। अभी एट प्रेजेंट 30 बैंक, ये भी याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
30 बैंक पार्ट है उद्गम पोर्टल के, यानी कि उद्गम पोर्टल पे अभी तक 30 ऐसे बैंक है जिनका डेफ जो फंड है वो आरबीआई के पास जाता है उद्गम पोर्टल। ठीक है, डेफ कब हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखो। तो 2014 में 2014 में आरबीआई ने इसको स्टैब्लिश किया था अंडर सेक्शन 26A आरबीआई एक्ट 1949। देखो 26 जनवरी आपको पता है ना, रिपब्लिक डे होता है। अब कई बच्चे तो इंडिपेंडेंस डे बोलेंगे, नालायकों। तो 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे होता है। ऐसे में आपको याद रखना है कि सेक्शन 26A बेसिकली एक तरह से 26 जनवरी है। 26 जनवरी के दिन आरबीआई ने एक्ट बनाया था 1949 और इसमें डेफ को इस्टेब्लिश किया था। ये आपको याद रखना है। अब आते हैं आगे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब देखो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक का डेटा कितना था, लगभग लाइक 42,200 करोड़ था अप्रोक्सीमेटली टोटल जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट था। इस पूरे अमाउंट में से लगभग 33,300 करोड़, कितना 33,300 करोड़ सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक का अनक्लेम्ड डिपॉजिट है। ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, याद रखो इसको। ये जो अमाउंट है ये 83% है पूरे अमाउंट का, पूरे टोटल अमाउंट का, जो कि कितना था, जो कि टोटल आपका 42,200 करोड़ था अप्रोक्सीमेटली। और ये जो डेटा है ना 33,300 करोड़, ये दिसंबर 2022 का है। और याद करो दिसंबर 2022 में जो टोटल अनक्लेम्ड डिपॉजिट था वो 39,900 करोड़ था, याद आया। और फिर जाके मार्च 2023 में ये अमाउंट अभी 42,200 करोड़ पे पहुंच चुका है अप्रोक्सीमेटली। ये देखो यहाँ पर गिवन भी है, देखो 42,200 करोड़, इतना याद रखो अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक, अब देखो 33,300 करोड़ पब्लिक सेक्टर बैंक ने के अनक्लेम्ड डिपॉजिट है जो कि 83% है, इसको भी याद रखना। 83% है टोटल डिपॉजिट्स का, टोटल अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का। प्राइवेट सेक्टर बैंक में आईसीआईसीआई बैंक में सबसे ज्यादा अनक्लेम्ड डिपॉजिट है। इसको सुन के हमारे जो प्राइवेट बैंक के कस्टमर्स थे उनके मुंह से एक ही आवाज आई, अरे रे मोरे मैया जा जे का देख लियो मैंने। अब देखो अगर आपका 10 साल से ऊपर का जो अमाउंट है वो इनएक्टिव है आईसीआईसीआई बैंक में, तो कभी ऐसा ना हो कि वो डेफ में सेंड कर दिया जाए, तो जाके उसको चेक कर लेना। अब यहाँ पर ये देखो ये पूरा फिगर है कंप्लीट, और यहाँ पर लगभग देखा जाए तो 4,000 करोड़ के आसपास प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का अनक्लेम डिपॉजिट रहा है, और बाकी ये जो है वो फॉरेन बैंक्स का है। और 33,300 करोड़ ये किसका था, हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है, याद रखना। अब आते हैं अगली न्यूज पे। एक बात जाते जाते दोबारा सुन लो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एसबीआई टॉप पे था, देन पीएनबी टॉप पे था, एंड देन कैनरा टॉप पे था। फर्स्ट एसबीआई, सेकंड पीएनबी, थर्ड कैनरा, और प्राइवेट में आईसीआईसीआई बैंक टॉप पे है। तो बस आप आईसीआईसीआई को याद रखना, ये हमारा टॉप पे है, ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाना इसके अंदर। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। तो देखो पौधे लगाने का है आपको भूलना मत, और यहाँ पर खैर इतना ही था। और बाकी अगर आपको अनक्लेम्ड डिपॉजिट चाहिए एसबीआई से तो लंच के बाद आना भैया, मोदी जी बोल रहे हैं। आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है प्रवाह पोर्टल, ए पी आर ए वी डबल ए एच, प्रवाह पोर्टल। अब इसकी फुल फॉर्म अच्छे से रट लेना, एग्जामिनर में पूछ सकता है आपसे कि इस डबल ए में इस ए की फुल फॉर्म क्या है, या फिर इस ए की फुल फॉर्म क्या है, या फिर इस ए की फुल फॉर्म क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। ये एग्जामिनर वाले फेवरेट क्वेश्चंस में आते हैं। अब आते हैं अगली इसी की डिटेल्ड न्यूज में। आरबीआई ने लॉन्च किया है प्रवाह पोर्टल, जिसका फुल फॉर्म है, पी से है प्लेटफॉर्म, याद रखना, आर से है रेगुलेटरी, ये भी याद रखना, ए से क्या है एप्लीकेशन, जो हमारा पहले ए है उससे एप्लीकेशन है, देन वी से है वैलिडेशन, और फिर है एंड ऑथोराइजेशन। तो ये जो हमारे डबल ए है ना, इससे है एंड ऑथोराइजेशन,
ये आपको याद रखना है। ये जो ए एच है ना, ए एच से बना है पूरा ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन में से इसने ए एच निकाल लिया। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथोराइजेशन पोर्टल। अब इसमें क्या होता है, देखो नाम से ही पता लग रहा है कि कोई भी एंटिटी जब अप्लाई करेगी, फिर उसको जब वैलिडेट किया जाएगा, और उसके बाद जब उसको ऑथोराइज कर दिया जाएगा, फाइनली एक परमिशन दे दी जाएगी काम करने के लिए, वही ये पोर्टल है। यानी कि रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बस ये आपको याद रखना है, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इसमें 60 एप्लीकेशन फॉर्म्स एट प्रेजेंट अवेलेबल है। कितने? 60, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और 30 हमारे बैंक्स कहाँ थे अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए? उद्गम पोर्टल पे थे। ये भी आपको याद रखना है, भूलना मत। ओके, सो अगर आप भी अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी मदर या सिस्टर की परवाह नहीं करते, तो किया करो, क्योंकि एट लास्ट तो बंदर ही बोलना है उन सबको आपको। ओके, तो यहाँ पर जैकी दादा ने बोला है कि पौधे लगाने हैं, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आरबीआई कहता है कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए। खैर पता नहीं उसकी टैगलाइन क्या थी, मुझे याद नहीं आ रहा। तो याद रखना ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सारी। प्रवाह पोर्टल, अनक्लेम डिपॉजिट का डेफ हो गया, उद्गम हो गया। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। सो आरबीआई ने, अगली न्यूज़ है हमारी ये वाली, आरबीआई ने एक फिनटेक रिपोजिटरी, रिपोजिटरी क्या होता है? बेसिकली एक तरह का बॉक्स होता है, ऐसा ये जो बॉक्स है ना, ये वाला, मतलब एक ही जगह पे आप सारी इंफॉर्मेशन डाल दो कि क्या क्या आपके पास एप्लीकेशंस है, कौन कौन से इनोवेशंस है, टेक्नोलॉजीज है जो आप यूज कर रहे हो। तो वो जितने फिनटेक डिपार्टमेंट है ना, जितने फिनटेक डिपार्टमेंट है फॉर प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव डाटा ऑन फिनटेक फर्म्स, जो भी फिनटेक फर्म्स है उनका कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव डाटा जो होता है कि कौन कौन से इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी वो सब यूज कर रहे हैं, वो सब यहाँ पर वो एक्सेस कर सकते हैं। सो आरबीआई ने लॉन्च किया है फिनटेक रिपोजिटरी फॉर प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव डाटा ऑन फिनटेक फर्म्स। पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव डाटा फिनटेक फर्म्स का यहाँ पर गिवन होगा। कहाँ पर? फिनटेक रिपोजिटरी में। और ये दोनों के लिए है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड दोनों एंटिटीज के लिए है। अब रेगुलेटेड क्या होता है? आरबीआई के अंडर जो बैंक्स आते हैं, जो एंटिटीज आती है, अगर वो रेगुलेटेड है तो उसको डीआईसी जीसी एक तो इंश्योरेंस देता है, कवर 5 लाख तक का। और भी काफी प्रोविजंस वगैरह होते हैं जिसमें आरबीआई से आप रेपो रेट पे, बैंक रेट पे, इन सब पे अमाउंट ले सकते हैं। और जो अनरेगुलेटेड एंटिटीज होती है, अनरेगुलेटेड, इस पे आरबीआई रेगुलेट नहीं करता। ये इंडिपेंडेंटली काम करती है, ऑटोनोमसली काम करती है। तो इसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, दोनों को, रेगुलेटेड को भी और अनरेगुलेटेड को भी, दोनों को इंक्लूड किया गया है। अब साथ ही में इन्होंने एक एमटेक रिपोजिटरी भी लॉन्च की है, EMTECH। और ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए होगी, ये आपको याद रखना है। फिनटेक रिपोजिटरी है रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड दोनों के लिए। एमटेक है सिर्फ रेगुलेटेड के लिए, जैसे कि बैंक्स, एनबीएफसीज वगैरह जितने भी होते हैं उन सभी के लिए। और जितने भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है इन सभी रेगुलेटेड एंटिटीज की, वो यहाँ पर अवेलेबल होगी, जैसे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके इनोवेशंस वगैरह सब। तो यहाँ पर याद रखना, आई एम फिन द टेक गाय, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है फिनटेक की। और यहाँ पर आई एम द टेक बॉक्स, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही थी रेगुलेटेड वालों की। तो रेगुलेटेड, और यहाँ पर है अनरेगुलेटेड और रेगुलेटेड दोनों। कैसे भी करके आपको याद करना है, बस याद करने से मतलब रखो। ओके, अब आते हैं अगली न्यूज पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिनटेक रिपोजिटरी रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड दोनों के लिए है। और फिनटेक रिपोजिटरी में कंप्रिहेंसिव डेटा जो भी होगा फिनटेक फर्म्स का, वो प्रोवाइड किया जाएगा। और एमटेक रिपोजिटरी में जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज होगी आरबीआई के अंडर, वो जो जो टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, उन सब का डेटा वहां पर प्रेजेंट होगा। ओके, अब यहाँ पर देखो, इसी की स्लाइड है कि बोथ फिनटेक रिपोजिटरी
एंड एमटेक रिपोजिटरी। अब ये पूछेगा आपसे एग्जाम में, ये कौन मैनेज करता है? तो ये RBIH मैनेज करता है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ये आपसे पूछने वाला क्वेश्चन है। जो मैंने आपको अभी समझाया था वो तो इसका एक बेसिक एक्सपोजर था कि ये है क्या, लेकिन जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि इनको मैनेज कौन करता है। वो है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जिनके हमारे चेयरमैन हैं, कौन है? एस कृष गोपाला कृष्णन, सेनापति कृष गोपाला कृष्णन जी इनके चेयरमैन है, याद रखना ये चेयरमैन है। और सीईओ है राजेश बंसल जी, नीचे आप देख सकते हो इमेज में, और ये हमारे चेयरमैन है, राइट। अब यहाँ पर आरबीआई ने एक और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, इसका नाम है रिटेल डायरेक्ट। सो रिटेल डायरेक्ट जो पोर्टल था ना, ये ऑलरेडी लॉन्च कर दिया था आरबीआई ने नवंबर 2021 में। ये आपको डेट इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है तो इसको याद नहीं करना। इंपॉर्टेंट ये है कि रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन किस चीज के लिए है, ये आपसे पूछेगा एग्जाम में। तो ये इजी बना देता है, सिंप्लीफाई कर देता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। क्या? कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आसानी से खरीद और बेच सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम देयर स्मार्टफोन्स। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ये आपसे पूछेगा एग्जामिनर। और ये एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए है। इसी बात पे एक रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन इस भैया के फोन में भी इंस्टॉल कर देना टाइम मिले तो। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि रिटेल डायरेक्ट ऐप ये किसके लिए है? तो ये है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आसानी से खरीद और बेच सकते हैं डायरेक्टली अपने मोबाइल फोन से। ये आपको जरूर जरूर याद रखना है कि किस पर्पस के लिए ये मोबाइल ऐप है। और ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे उनके लिए आसान कर देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना। कहाँ पर? प्राइमरी ऑक्शंस में। प्राइमरी ऑक्शंस में जो बिड वगैरह निकलती है ना, उस एक बिड वगैरह प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को सिलेक्ट किया जाता है, जहां पर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते हैं। और फिर सेकेंडरी मार्केट में ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर सकते हैं। बस इतना याद रखो, इतना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इनडेप्थ नहीं जाना। तो ये बाय और सेल कर सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, किसके थ्रू? रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। क्या बाय और परचेज कर सकते, क्या खरीद और बेच सकते हैं? तो वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अच्छे से याद कर लेना। अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो आरबीआई की अभी मॉनेटरी मीटिंग हुई थी, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग, और इसमें आरबीआई ने जो रेपो रेट था वो चेंज नहीं किया, लगातार 8वीं बार सेम रहा। लास्ट टाइम ये फेब 2023 में चेंज हुआ था जहां तक मुझे याद है। और देख लो फेब 2023 से सेम चल रहा है रेपो रेट 6.5% का। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कितनी बार ये अनचेंज्ड रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और है, अभी अगस्त में दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी, क्या पता उस टाइम भी ये सेम रखा जाए। अगर उस टाइम सेम रखा जाता है तो ये 9th बार चेंज नहीं होगा, अनचेंज्ड रहेगा। क्योंकि आपका एग्जाम सितंबर में है, 29 सितंबर का, और आरबीपीओ मेंस का। तो आपसे आरबीआई जो जो आपसे एग्जामिनर है वो आपसे अगस्त वाला पूछ सकता है, ठीक है। खैर उस टाइम आपको मैं बता दूंगा, अभी टेंशन मत लो। तो अभी जितना करवा रहे हैं उतना कर लो। सो आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी जो अभी कंडक्ट की थी, जो कि 5 से 7 जून को थी अभी रिसेंटली, उसमें रेपो रेट जो था वो चेंज नहीं किया, अनचेंज्ड रहा। रेपो रेट क्या होता है? जब बैंक आरबीआई से कुछ पैसा उधार लेता है तो वो रेपो रेट होता है, और उस एक पर्टिकुलर अमाउंट पे आरबीआई कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है। अगर मान लो एसबीआई को 1,000 करोड़ रुपए की जरूरत है एट इंस्टेंट, तो वो आरबीआई से मांगेगा, आरबीआई उसको अमाउंट दे देगा, लेकिन उस पे 6.5% चार्ज करेगा। वही है ये रेपो रेट, ठीक है। सो लास्ट टाइम जो रेपो रेट था ये देखो फेब 2023 में इंक्रीज हुआ था, उसके बाद अभी तक इसको चेंज नहीं किया। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, तो कुछ इनके स्टैंड्स होते हैं। स्टैंड्स मतलब कि इस मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी पर्पस क्या है। तो अभी जो इस स्टैंड्स हुए थे, इसका
जो स्टैंड रहा है इस वाली मॉनेटरी पॉलिसी का वो रहा है विड्रोवल ऑफ अकोमोडेशन। ये आप याद करना, विड्रोवल ऑफ अकोमोडेशन ये वाला इंस्टेंस रहा था अभी जून वाली मॉनेटरी पॉलिसी का, जो अभी कुछ दिन पहले हुई है। और इसको हम एक नाम से और जानते हैं, सो विड्रोवल ऑफ अकोमोडेशन को, जो कि एक इंस्टेंस है, इसको हम इजी मॉनेटरी पॉलिसी नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्राइमरी पर्पस रहता है स्पेंडिंग को इंक्रीज करना, यानी कि पब्लिक के पास जो पैसा है वो ज्यादा से ज्यादा स्पेंड किया जा सके पब्लिक के द्वारा, वो इनका पर्पस रहता है। तो अगर आप भी प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते तो ड्रीम इलेवन पे टीम बना सकते हो, इन भैया की एडवाइस है। तो याद रखना यहाँ पर विड्रोवल ऑफ अकोमोडेशन स्टैंड रहा है। आठवीं बार लगातार, कितनी बार? आठवीं बार लगातार रेपो रेट चेंज नहीं हुआ है। और लास्ट टाइम रेपो रेट इंक्रीज हुआ था फेब 2023 में, और जो रेपो रेट रखा गया है वो 6.5% है। बाकी के रेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, जब आपका अगला मॉनेटरी पॉलिसी होगा अगस्त में तब हम याद करेंगे, अभी याद नहीं करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है, रेपो रेट, इसको याद रखो। सो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 2 महीने में मिलती है। आपसे इंटरव्यू में भी ये पूछ सकता है, एग्जामिनर भी पूछ सकता है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी एटलीस्ट कितने टाइम में मिलती है। तो हर 2 महीने में मिलती है, यानी कि एक साल में इसको 6 बार मिलना ही मिलना है। 6 से 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, लेकिन 6 बार तो मिलना ही पड़ेगा। और ये इसमें डिसीजन लेती है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री। इसके बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी, जब कोई भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो अपनी कंट्री में कैसे इकोनॉमी को सर्कुलेट करवाना है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगलेशन, जितने भी चीजें होती है, खैर उसमें हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे। तो वो इकोनॉमिक पॉलिसी मैनेज करती है साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ द मनी सप्लाई। ये याद रखो, इन द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कैसे होनी चाहिए। अभी चल रहा है कौन सा स्टैंड? विड्रोवल ऑफ अकोमोडेशन, ये वाला स्टैंड अभी आरबीआई ने लिया है। इसमें जो मनी सप्लाई है वो स्पेंड की जा सके। अब ऐसे में अगर कोई दूसरा स्टैंड लेती तो उसमें कुछ दूसरा प्रोविजन रहता। तो बेसिकली मेन जो स्टैंसेस है उनके नाम याद रखो, वो पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर कि कौन सा स्टैंड्स नहीं है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का। एक है डोविस स्टैंड्स, इसको आपको याद रखना है। दूसरा है हॉकिश। तीसरा एकोमोडेटिव, ये वाला जो अभी हमारा था, ठीक है। और चौथा है न्यूट्रल। तो कौन कौन सा है? डी, डी ओ से डोविश हो गया, एच ओ से हॉकिश हो गया, ए डबल सी से एकोमोडेटिव हो गया, और एन यू टी से न्यूट से न्यूट्रल हो गया। सो दोहा, एक, न्यूट, ऐसे याद रखो। डी ओ से डोविस, एच ए से हॉकिस, एंड द ए डबल सी से एकोमोडेटिव, एन ई यू टी से न्यूट्रल। ये चारों आपको याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। अब यहाँ पर ये जो प्राइमरी पर्पस रहता है ना मॉनेटरी पॉलिसी का, वो क्या रहता है? इन्फ्लेशन को मैनेज किया जा सके, अगर महंगाई बहुत ज्यादा है तो कैसे उसको न्यूट्रल किया जा सके, उस वे में फिर अलग स्टैंड लिए जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे मैनेज किया जाए कंट्री के अंदर। और करेंसी एक्सचेंज रेट्स, यानी कि अगर मान लो जो डॉलर का अमाउंट है, अगर वो पहुंच गया 100 और रुपी रह गया 1 रुपए की वैल्यूएशन के बराबर, तो इसको कैसे मैनेज करना है। तो ये सभी काम करता है मॉनेटरी पॉलिसी, इन सभी पे नजर रखता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं आपको मैंने बताए हैं। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और करेंसी एक्सचेंज रेट, इनको ट्रैक करना और इनको ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेना। अब इसी मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट में कुछ चीजें और गिवन थी, वो क्या क्या थी। अभी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? जब सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का, जैसे हमारे कंट्री में आरबीआई है, जब वो फॉरेन करेंसीज वगैरह जो होती है, मेनली लाइक डॉलर होता है, जब उसको अपने पास रिजर्व रखता है, या फिर गोल्ड होता है, सोना, या फिर एसडीएफ होता है, या फिर एक रिजर्व पोजीशन होती है आईएमएफ के पास, तो इन चारों का जो कंप्लीट एक अपने पास रखना होता है वो होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। समझ लो एक बार यहाँ पर इसको पहले।
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? तो ये देखो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज रिगार्डेड एज द हेल्थ मीटर ऑफ अ कंट्री। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी कंट्री के पास अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, यानी कि फॉरेक्स, इसको हम फॉरेक्स भी बोलते हैं। तो अगर किसी कंट्री के पास अच्छा खासा फॉरेक्स है तो वो हेल्दी है, यानी कि वो जो सेटबैक्स आने वाले हैं आगे जाके महंगाई के चलते या कुछ भी, अगर उनकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है तो उसको टैकल कर सकते हैं। प्लस दूसरी कंट्रियों के साथ वो आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। मान लो कि आपको अलग अलग कंट्रियों से ट्रेड करना है, ठीक है, यहाँ पर 10 कंट्री है सारी। अब ये 10 कंट्री आपका इंडियन रुपी एक्सेप्ट नहीं कर रही, ये एक्सेप्ट कर रही है यूएस डॉलर। अब ऐसे में आपकी कंट्री के पास यूएस डॉलर होना चाहिए, तभी जाके आप इन कंट्रियों से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास यूएस डॉलर ही नहीं है तो आप ट्रेड कैसे करोगे? तो एक तो ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? तो इसमें मेनली 4 कंपोनेंट्स आते हैं, इसको याद रखो, एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। सबसे पहला है फॉरेन करेंसी एसेट्स, मेनली यूएस डॉलर होता है हमारा, ठीक है, इसको रखा जाता है आरबीआई के पास। एक गोल्ड होता है, ये भी रखा जाता है। एक स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है, एसडीआर, जो कि आईएमएफ के पास होता है। और चौथा रिजर्व पोजीशन होता है। ये एसडीएफ जो है ना, ये एसडीआर जो है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये बेसिकली आप जैसे मान लो कि रिवर्स रेपो रेट होता है, जब बैंक अपना एक्सिस अमाउंट आरबीआई पे भेज देता है, उसको देता है, और कुछ इंटरेस्ट आरबीआई से चार्ज करता है। जैसे जब आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो किसी बैंक में, तो वो जो सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट आता है वो किसका होता है? आपका होता है ना वो। ऐसे ही अगर कोई कंट्री आईएमएफ के पास स्पेशल ड्राइंग राइट्स में अपना अमाउंट डिपॉजिट करवाती है तो कुछ इंटरेस्ट उसको मिलता है उस अमाउंट पे, तो वो होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। रिजर्व पोजीशन इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये भी एक कुछ कोटा होता है जो कि आईएमएफ के पास होता है। हर एक कंट्री से कुछ कोटा लिया जाता है, कुछ अमाउंट लिया जाता है, वो रिजर्व होता है। तो ये चारों फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में आते हैं, फॉरेक्स में आते हैं, इनको याद रख लेना। फॉरेन करेंसी एसेट्स हो गया, गोल्ड हो गया, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो गया, और रिजर्व पोजीशन इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये चारों आपको याद रखने हैं। ओके। एसडीआर बेसिकली 5 करेंसी में डील होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। अभी तक तो शायद पूछा नहीं है, बट क्या पता पूछ ले। एक होता है यूएस डॉलर के अंदर, अगर आपको एसडीआर में अमाउंट डिपॉजिट करवाना है आईएमएफ के पास, तो या तो आपके पास यूएस डॉलर होने चाहिए या फिर जैपनीज येन, क्योंकि येन जो है वो करेंसी जापान की है, ठीक है, तो जैपनीज येन होना चाहिए, या फिर आपके पास यूरो होना चाहिए, या फिर पाउंड स्टर्लिंग होना चाहिए आपके पास ब्रिटेन का, या फिर चाइनीज रैन मिनबी, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है, नाम भी कैसे अजीब अजीब है। सो चाइनीज रैन मिनबी या फिर आपके पास ये होना चाहिए। तो 5 आपके पास करेंसी, 5 में से कोई सी भी हो सकती है, लेकिन 5 करेंसी को एक्सेप्ट किया जाता है स्पेशल ड्रॉविंग राइट्स आईएमएफ के द्वारा, राइट। तो एसडीआर क्या होता है, एक बार यहाँ पर भी देख लो इमेज में, आपके लिए बहुत अच्छी फोटो लगाई है। सो एसडीआर आर इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स created by IMF to supplement the official reserves of member countries. The value of an SDR is based on a basket of 5 currencies. कहने का मतलब यही है कि आईएमएफ जो है वो कुछ रिजर्व अपने पास लेता है, आपकी करेंसी का, आपके अमाउंट का जो आप उसको देते हो, और वो एक एसेट के तौर पे रखता है। आपका जो एसेट होता है उस पर कुछ इंटरेस्ट भी आपको मिलता रहता है। अब हम चलते हैं आगे दोबारा से न्यूज पे। सो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हिस्टोरिकली हाई, यानी कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। कितना हो चुका है अब तक का? 651.5 बिलियन डॉलर। इस अमाउंट को अच्छे से रट लेना, एग्जाम में आ सकता है। सो 651.5 बिलियन डॉलर हमारा फॉरेक्स एट प्रेजेंट मई 2024 तक का है। ओके। और ये इंक्रीज हुआ है इस बार 2024 में कितना? 4.8 बिलियन डॉलर से। ये भी आपको याद रखना है कितना इंक्रीज हुआ है।
तो 4.8 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है, तब जाके ये 651.5 बिलियन डॉलर पहुंचा है। आरबीआई ने अनुमान लगाया है, बेसिकली एक प्रोजेक्शन होती है जो हर एक, जो हमारी रेटिंग एजेंसीज वगैरह होती है या जो वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आईएमएफ, ये सब एक प्रोजेक्शन करते हैं कि कितना जीडीपी ग्रोथ हो सकती है एक कंट्री की। तो आरबीआई जो कि हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडिया का जो सॉरी सेंट्रल बैंक है हमारा, करता धरता है, इन्होंने प्रोजेक्शन किया है कि जो रियल जीडीपी ग्रोथ है 2025 की, जो अभी चल रहा है हमारा, और ये हमारा 31 मार्च 2025 को एंड हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो रियल जीडीपी ग्रोथ है ये 7.2 अनुमानित की गई है। ओके, अब साथ ही साथ आरबीआई ने क्वार्टरली प्रोजेक्शन भी किए हैं। एक फिस्कल ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर और 30 जून तक। दूसरा क्वार्टर शुरू होता है 1 जुलाई से 30 सितंबर। ऐसे करके आपके 4 क्वार्टर होते हैं। तो क्वार्टर 1 जो हमारा अभी चल रहा है एट प्रेजेंट, फिनिश नहीं हुआ, 30 जून को फिनिश होगा। इसकी प्रोजेक्शन की है आरबीआई ने कि 7.3% रियल जीडीपी ग्रोथ रहेगी क्वार्टर 1 फिजिकल ईयर 2025 में। फिर क्वार्टर 2 में 7.2, देन अगेन 7.3, फिर अगेन क्वार्टर 4 और 2 का सेम है 7.2। तो आप ऐसे याद रखो इसको, देखो सिंपल है एकदम। 7.3 ये रहेगी हमारी क्वार्टर 1 की और क्वार्टर 3 की, और 7.2 ये रहेगी क्वार्टर 2 की और क्वार्टर 4 की। ये आपको ऐसे याद करना है, ठीक है, क्वार्टरली। और 7.2 साथ ही साथ में हमारी फिजिकल ईयर पूरे साल की भी है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज में कि 4.8 बिलियन डॉलर से इंक्रीज हुआ है हमारा फॉरेक्स रिजर्व, और अब आके ये 651.5 या फिर 651 भी याद कर लो, तो 651 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व है इंडिया का। अब आते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व है क्या। तो आरबीआई जो है ना वो करता धरता है फॉरेक्स का, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, आरबीआई संभालता है इसको, इसलिए इसको बोला जाता है कस्टडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जब आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में कि आरबीआई के फंक्शंस क्या है, आप उसमें ये बोल सकते हो कि आरबीआई इज द कस्टडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, बस खत्म। बाकी 3 4 और बोल सकते हो। तो पर्पस क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का? तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पर्पस ये होता है कि आरबीआई के पास एक बैकअप फंड है जो कि फॉरेन करेंसी में है, गोल्ड में है, एसडीआर में है, और बाकी आपको जो मैंने बताया था ना रिजर्व पोजीशन आईएमएफ, उसमें है। यानी कि अगर कंट्री की जो करेंसी है वो एकदम से उसकी वैल्यू घटनी शुरू हो जाती है, तो उसको टैकल कर सके, इसलिए आरबीआई अपने पास बैकअप फंड रखता है जो कि फॉरेक्स की फॉर्म में रहता है। अगर जो रुपये की वैल्यू है, जो हमारा इंडियन रुपी है, उसकी वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाती है एकदम से, और जो डिमांड है फॉरेक्स की वो ज्यादा होती है, यानी कि जो फॉरेन करेंसी है उसकी डिमांड ज्यादा हो रही है लेकिन रुपए की डिमांड कम हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे, तो ऐसे में आरबीआई क्या करता है, डॉलर को सेल कर देता है अपनी इंडियन मनी मार्केट में, ठीक है, ताकि वो डेप्रिसिएशन चेक कर सके कि कितना गिरावट रुपए में आया है डॉलर के कंपैरिजन में, राइट। अब साथ ही साथ में आरबीआई का जो फॉरेक्स है वो हेल्प करता है इन अट्रैक्टिंग फॉरेन ट्रेड। जब आप दूसरी दूसरी कंट्री से ट्रेड करोगे, अब और आपके पास यूएस डॉलर ही नहीं है, तो आप कैसे ट्रेड करोगे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे डॉलर को ही एक्सेप्ट किया जाता है मैक्सिमम। तो ऐसे में अगर आपके पास अच्छा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है तो आपकी रेपुटेशन अच्छी मानी जाती है और आपका जो पैरामीटर है उसको हेल्दी बताया जाता है। बस ये है इसकी कहानी फॉरेक्स की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। अब इसी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में एक डेटा और गिवन है जिसमें ये बोला है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो कि जीडीपी फोरकास्ट करती है और जो कि मोस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आती है। इनके मिनिस्टर कौन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। हु इज द यूनियन मिनिस्टर
ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सो कमेंट में अपने आंसर्स देना जरूर। ओके, तो एनएसओ के मुताबिक जो रियल जीडीपी, रियल का मतलब है जो बेसिकली डॉक्यूमेंट पे आ चुकी है, वो रही है Q4 जो हमारा 31 मार्च 2024 तक रहा है, 1 जनवरी से, तो वो 7.8 रही है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है आरआरबी पीओ में या फिर आरआरबी क्लरिकल में कि अकॉर्डिंग टू एनएसओ Q4 फिजिकल ईयर 2024 का कितना जीडीपी रहा है रियल, तो बता देना उसको जाके 7.8% रहा है भैया, राइट। और जो रियल जीडीपी रहा है पूरे साल का, फिजिकल ईयर 2024 का पूरे साल, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक, वो रहा है 8.2%। इस डेटा को अच्छे से रट लेना, दोनों को भूलना मत कतई भी, वरना अपराध है ये, ठीक है, भूलना मत। सो 7.8 रहा है Q4 का, और पूरे साल का रहा है 2024 का फिजिकल ईयर का 8.2%। और ये एनएसओ का डाटा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई और एनएसओ तो ढंग से रट लिया करो अच्छे से। अब इस बेचारे बच्चे को चिंता हो रही है कि इतनी महंगाई हो रही है, सीपीआई इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, इतना घट रहा है, बार बार फ्लक्चुएशन आ रही है, तो ऐसे में इसके 10 रुपए के तुरतुरे पे भी जीएसटी लगेगा 12% का, जो कि लगता ही है हमेशा नमकीन वगैरह पे, आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आज आपको पता लग चुका है। ओके, चिप्स पे, नमकीन पे, कुरकुरे पे, सब पे लगभग 12% का जीएसटी लगता है आपका, इसको चेक कर लेना। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक पॉइंट और है इस रिपोर्ट में, जो कि 2024 का फोरकास्ट किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, तो वो 4.5% किया गया है। अगर आपसे पूछता है एग्जामिनर कि 2024 फिजिकल ईयर का कितना सीपीआई इन्फ्लेशन फोरकास्ट किया है, किसने, आरबीआई ने, ये आरबीआई फोरकास्ट करता है, तो वो है 4.5%। और अगर पूछ ले क्वार्टरली, ये भी पूछ लेता है, देखो जीडीपी का तो पूछ ही लेगा, और साथ में सीपीआई इन्फ्लेशन का भी क्वार्टरली कभी कभार पूछ लेता है, तो याद रखना 49, 38, 46, 45 ऐसे याद रख लो, ठीक है। 49 Q1 का है, 38 Q2 का है, 46 Q3 का है, और 45 Q4 का है। तो Q3 और 4th में बस एक का गिरावट है, लेकिन Q1 से सेकंड में जाते जाते ये -9 हो गया। ऐसे इसको याद कर लो, टेक्निक कोई भी हो बस आपको याद रहना चाहिए। तो 49, 38, 46, 45, 49, 38, 46, 45, 8.2% हमारा रियल जीडीपी रहा है 2024 का फिजिकल ईयर का अकॉर्डिंग टू एनएसओ, और 7.8 रहा है Q4 का फिजिकल ईयर 2024 का अकॉर्डिंग टू एनएसओ, राइट। और 7.3% हमारा रहा था Q1 और Q3 का प्रोजेक्शन, जो कि आरबीआई का था, और Q2 और Q4 का प्लस पूरे फिजिकल ईयर 2025 का रहा था 7.2% प्रोजेक्शन ईयर। ये आपको मालूम होना चाहिए सारा का सारा डेटा। ओके, सो अब आते हैं अगली स्लाइड पे। अब यहां पर पहले समझो कि सीपीआई होता क्या है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक वो मेजरमेंट होता है जहां पर जो भी कंज्यूमर्स होते हैं उनके जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होती है उसको मेजर किया जाता है। और इस पैरामीटर में क्या क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड होता है, मेडिकल केयर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर मेजर 8 ग्रुप होते हैं जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मेजर किए जाते हैं। इन सभी को मेजर करने के बाद सीपीआई रिपोर्ट और सीपीआई की जो परसेंटेज है वो निकाली जाती है। जैसे हाउसिंग, ये आपको सारे याद नहीं करने, बस समझना है, ठीक है, ये आपको याद नहीं करने, सुन लो। जैसे हाउसिंग हो गया, अपैरल हो गया, कपड़े वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन, व्हीकल, कुछ भी हो सकता है, एजुकेशन, ठीक है, अदर गुड्स एंड सर्विसेज, मेडिकल केयर, ये सब एटसेट्रा एटसेट्रा, बस ये सब चीजें हैं। तो इन सभी से महंगाई का अनुमान लगाया जाता है, जो कि आपकी कंज्यूमर नीड्स होती है डेली बेसिस की। ओके, सो अब यहाँ पर एक अगला पॉइंट है इसी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, जो कि जून में हुई थी। आरबीआई ने बल्क डिपॉजिट लिमिट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम चांस है, मुझे लग रहा है 3 स्टार क्वेश्चन होने वाला है, ये एग्जाम में आ सकता है। सो आरबीआई ने बल्क डिपॉजिट लिमिट शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, जिसको हम सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं, वो
2 करोड़ रुपए से इंक्रीज करके कर दिया है कितना, 3 करोड़ रुपए। बल्क डिपॉजिट क्या होता है, ध्यान से सुनो। मान लो मैं हूं, ठीक है, शिव जाता है बैंक के पास, किसके पास जाता है, एसबीआई के पास जाता है। मेरे पास 9 करोड़ रुपए है। कितने, 9 करोड़ रुपए। अब मैंने क्या किया, मैंने 3-3 करोड़ की 3 एफडी बनवा ली, और वो कहलाएगी बल्क डिपॉजिट। क्या कहलाएगी वो, बल्क डिपॉजिट, जो कि मैं एसबीआई में डिपॉजिट करने वाला हूं। समझ आया। यानी कि जब आप बड़े अमाउंट को कम से कम 3 करोड़ या उससे ज्यादा बैंक में डिपॉजिट करते हो, उसको हम बल्क डिपॉजिट कहते हैं। तो याद रखना, बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 करोड़ या उससे ऊपर और अबोव कर दिया गया है किस किस के लिए, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में प्लस स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में। इसको भूलना मत, सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है। यहाँ पर आरआरबी को इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि आरआरबी का अलग है। वो क्या है, आरआरबी का बताता हूं मैं आपको। ये देखो, लोकल एरिया बैंक और आरआरबी, इन दोनों का बल्क डिपॉजिट माना जाएगा 1 करोड़ या उससे ऊपर का अमाउंट। पहले आरआरबी के अंदर 15 लाख रुपए तक के अमाउंट को बल्क डिपॉजिट बोलते थे, फिर इसको चेंज करके 1 करोड़ कर दिया गया। और अब 1 करोड़ की कैटेगरी में लोकल एरिया बैंक को भी डाल दिया गया। ओके, तो आई गेस आपको याद हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। सो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, दोबारा सुन लो, प्लस स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, इनका हो गया है 3 करोड़, इंक्रीज करके कितने से, 2 करोड़ से। और जो हमारा लोकल एरिया बैंक है LAB, प्लस में RRB, इनका कितना कर दिया गया है, 1 करोड़ एंड अबोव। ये बिल्कुल भी भूलना मत, अगर आपने गलती की एग्जाम में, फिर आप गए। ओके। तो एनी सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट, अब ये सुनो नोट क्या कह रहे हैं। कोई भी सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट, यानी कि आपने इकट्ठा अमाउंट फिक्स डिपॉजिट में बैंक को दे दिया, बिलो 3 करोड़, तो अब वो कंसिडर किया जाएगा एज अ रिटेल टर्म डिपॉजिट। अब ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। याद रखना, जब अमाउंट 3 करोड़ से ऊपर का रहेगा शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में प्लस स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में, तो ही वो बल्क डिपॉजिट नाम से जाना जाएगा। अगर वो आपका अमाउंट सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट जिसको हम बोलते हैं, अगर वो सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट यानी कि खट्टा पैसा अगर 3 करोड़ से नीचे नीचे का रहेगा, वो कुछ भी हो सकता है, 2, 1, 2.5, 1.5, तो उसको हम बल्क डिपॉजिट नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिटेल टर्म डिपॉजिट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और 3 करोड़ से ऊपर के अमाउंट को हम बोलेंगे बल्क डिपॉजिट। तो इन दोनों को याद कर लेना। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। नाउ इफ मोर देन वन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स आर ओपन in a single consumer ID on the same date and the aggregate amount is more than 3 करोड़, द अंटायर, तो देखो वही चीजें जो आपको मैंने बताई है, ज्यादा इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। ये कहना ये चाह रहा है कि अगर आप एक ही समय पे इकट्ठा अमाउंट बैंक में देते हो फिक्स डिपॉजिट के लिए, टर्म डिपॉजिट के लिए, और वो अमाउंट 3 करोड़ से ऊपर का रहता है, तो वो बल्क डिपॉजिट होता है। अगर, और ये बात हो रही है किसकी, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की प्लस स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की। और अगर ये अमाउंट 3 करोड़ से बिलो रहता है, तो वो कौन सा होता है, रिटेल डिपॉजिट। इसको भूलना मत। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। सो आरबीआई ने इनहेंस कर दिया है बल्क डिपॉजिट लिमिट, जो आपको मैंने बताया था अभी, लोकल एरिया बैंक की, जिसको हम सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। ये अगर कोई भी कस्टमर बैंक में आता है और वो 1 करोड़ से या 1 करोड़ या उससे ऊपर का अमाउंट बैंक में फिक्स डिपॉजिट के लिए देता है, तो वो हम बोलेंगे बल्क डिपॉजिट लिमिट, जो कि लोकल एरिया बैंक प्लस रीजनल रूरल बैंक्स पे अप्लाई होता है, जो कि हमारे इंडिया में 43 है एट प्रेजेंट। ओके, सो आरआरबी में पहले जो बल्क डिपॉजिट लिमिट थी वो कितनी थी, 15 लाख रुपए। 15 लाख से ऊपर जब आप पहले आरआरबी में
सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट देते थे इकट्ठा पैसा, तो वो बल्क डिपॉजिट में आता था, बट इसको अब 15 लाख से इंक्रीज करके 1 करोड़ कर दिया गया है। अब इनकी एक एडवाइस सुन लो, अंकल आप एक बल्क डिपॉजिट अपना भी खुलवा लो, सो दैट पैसे मैं दे दूंगा सपने में। ओके, ठीक है, तो आई गेस आपको याद हो गया होगा। अब यहाँ पर आरबीआई, एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, सुन लो, इसी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग का है। आरबीआई ने एक डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म सेटअप किया है। ये पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर कि डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म क्या करता है। तो ये जो भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होती है, जो भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होती है डिजिटली पेमेंट के टाइम पे, उसको कॉम्बैट करेगा, यानी कि उसको टैकल करेगा, सो दैट इट विल रिड्यूस पेमेंट फ्रॉड रिस्क। यानी कि कभी कभार क्या होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर अनऑथोराइज्ड वेबसाइट्स पे अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स इनकेस आपने शेयर किया या कुछ और डिटेल्स, तो वो डिटेल्स वहां से चुरा ना ले और उसका इन अप्रोप्रिएट तरीके से, गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो, इसलिए डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को सेटअप किया गया है। और ये किसकी चेयरमैनशिप के अंदर रहेगा? ए पी होटा जी। सो श्री ए पी होटा जी की चेयरमैनशिप के अंतर्गत ये डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को सेटअप किया जाएगा। और जितनी भी रिकमेंडेशन होगी, जितना भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जो जो चीजें इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, वो सब इनकी गाइडलाइंस के अंतर्गत किया जाएगा। तो नाम भूलना मत, ए पी होटा। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे मान लो आप घूमने गए हो केरला और सर्दियों का टाइम है, अब आपके किसी दोस्त ने बोला काश आंध्र प्रदेश होता, ठीक है, तो एपी होता, आंध्र प्रदेश होता, बस आपको याद करने से मतलब है। तो एपी होता या एपी होता कैसे भी याद कर लो, बार बार, 15 बार, 20 बार, या अपने घर में किसी मेंबर का नाम कुछ दिनों के लिए एपी होटा रख दो, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं एग्जाम में कभी। ओके, सो आरबीआई ने एक और चीज की है इसी मीटिंग के अंदर। आरबीआई ने एक बेसिकली एक प्रपोजल रखा है, जिसमें आरबीआई ने बोला है कि रिकरिंग पेमेंट्स को इंक्लूड किया जाए फास्टैग पे और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में। और ये किसके फ्रेमवर्क के अंतर्गत रहेगा? ई मैंडेट फ्रेमवर्क। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ई मैंडेट फ्रेमवर्क क्या है। तो याद रखना, ई मैंडेट फ्रेमवर्क में आरबीआई ने प्रपोजल दिया है टू इंक्लूड रिकरिंग पेमेंट ऑप्शन फॉर फास्टैग्स एंड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। और इसी ई मैंडेट फ्रेमवर्क के तहत आरबीआई ने यूपीआई लाइट वॉलेट को भी कंसिडर किया है, इसके लिए भी रिकमेंडेशन दी है। सो आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड ऑटो रिप्लेनिशमेंट, यानी कि सपोज करो कि मेरे पास यूपीआई वॉलेट है, यूपीआई लाइट वॉलेट है, जो कि मैं ऑफलाइन भी यूज कर सकता हूँ। मैंने उसकी थ्रीशोल्ड यानी कि उसकी लिमिट मैंने कर दी है 300 रुपये। जब भी कभी मेरे यूपीआई लाइट वॉलेट में 300 रुपये से कम अमाउंट होगा, तो 300 रुपये पूरे करने के लिए जितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा वो ऑटोमेटिकली यूपीआई वॉलेट प्लेटफॉर्म से डिडक्ट कर लेगा मेरे अकाउंट से डायरेक्टली। ओके, ये आपको याद रखना है। तो ये है ई मैंडेट फ्रेमवर्क के अंतर्गत। और सेम चीज अप्लाई होती है फास्टैग्स पे और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स पे भी, कि ई मैंडेट फ्रेमवर्क के चलते अगर आपके अमाउंट की जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट है वो कम हो जाती है, तो उस लिमिट को पूरा करने के लिए ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं उसको पूरा करने के लिए, ताकि वो लिमिट बनी रहे, कोई फाइनेंशियल इशू ना आए। तो यहां पर देखो, व्हेन द वॉलेट बैलेंस ड्रॉप्स बिलो अ यूजर डिफाइंड थ्रेशोल्ड, तो ऑटोमेटिकली वो डिडक्ट हो जाता है वहां से, और वो वहां से काट के अमाउंट को आपके यूपीआई लाइट वॉलेट में डाल देंगे। अभी एट प्रेजेंट देखा जाए, सो यूपीआई लाइट वॉलेट में, इसमें यूपीआई लाइट वॉलेट में मैक्सिमम 2000 तक आप लोड कर सकते हो। साथ ही साथ में आप पेमेंट मैक्सिमम 500 रुपए तक की कर सकते हो। अब दोनों चीजें अलग है। जैसे मान लो कि मुझे मेरे फादर ने
₹2000 दे दिए महीने के खर्चे के लिए, एज एन एग्जाम्पल, ये मेरा मंथली है। लेकिन मेरे फादर ने ये बोला है कि इस एक हफ्ते में, यानी कि हर एक हफ्ते में आपको सिर्फ ₹500 मैक्सिमम खर्च करने हैं। तो ये जो है ₹2000, ये मेरी मैक्सिमम लिमिट है जो मुझे महीने में दिया जा रहा है। लेकिन एक बार में, एक हफ्ते में मैं सिर्फ ₹500 ही खर्च कर सकता हूँ। इससे ज्यादा मैं 501 भी खर्च नहीं कर सकता। वही सिस्टम है कि आपको अगर यूपीआई लाइट वॉलेट के थ्रू पेमेंट करनी हो तो आप मैक्सिमम ₹500 तक ही पेमेंट कर सकते हो एक बार में। उससे ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते, फिर दूसरी पेमेंट के लिए आपको दोबारा पेमेंट करनी पड़ेगी। राइट। अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो आरबीआई ने लॉन्च किया है तीसरा ग्लोबल हैकाथन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैकाथन क्या होता है? जब 24 से 48 घंटे का टाइम दिया जाता है और उसमें आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने पड़ते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं। वो जो भी हैकाथन कंडक्ट करवाता है, कोई भी कंपनी हो, सेक्टर हो, एंटिटी हो, वही डिसाइड करते हैं कि क्या आपको प्रोग्रामिंग करनी है और क्या आपको सॉफ्टवेयर बनाना है। तो तीसरा ग्लोबल हैकाथन हुआ है जो कि आरबीआई ने लॉन्च किया है, और ये है HARBINGER। इसको हम हरबिंजर 2024 नाम से जानेंगे अभी। तो हरबिंजर याद रखना, ये हमारा थर्ड ग्लोबल हैकाथन है। कौन सा? थर्ड, तीसरा, भूलना मत। और इसकी टैगलाइन है इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमेशा से रहती है। सो इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, हरबिंजर, ये हमारा ग्लोबल हैकाथन है जो कि तीसरा होगा। अब इसके लिए आरबीआई ने क्या किया देखो। सो आरबीआई ने लॉन्च किया है तीसरा ग्लोबल हैकाथन टू क्रिएट न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। और वो कौन कौन से हैं? पहला, अब इसमें 4 कैटेगरी है। पहली कौन सी है? जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड्स। इसके लिए, इसको टैकल करने के लिए आरबीआई ने ये इंक्लूड किया है अपने हैकाथन में। जिसमें क्या करेंगे, जो भी टीम्स आएगी वो कोशिश करेगी कि जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड बेस्ड एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम बनाए जिसमें रियल टाइम प्रिडिक्शन की जाए कि कौन सा फाइनेंशियल फ्रॉड चल रहा है या कौन सा हुआ है, और वो फ्रॉड को डिटेक्ट भी कर पाए ताकि उसको रोका जा सके। ठीक है, याद रखना। दूसरा जो काम दिया जाएगा इस हैकाथन में, वो टू एंश्योर ट्रांजैक्शन ऑटोनोमी, यानी कि जो भी आपका सीबीडीसी, अभी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो लॉन्च हुआ था 2022 में, जिसमें आपकी जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी, उसके लिए एक काम होगा। सो एंश्योरिंग ट्रांजैक्शंस और एनोनिमिटी, किसके लिए? टोकन बेस्ड सीबीडीसी ट्रांजैक्शंस। तीसरा, म्यूल बैंक अकाउंट्स। आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि म्यूल बैंक अकाउंट्स क्या होते हैं। जब कोई दूसरा, कोई भी स्कैमर या कोई भी इंसान दूसरे इंसान को कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स देता है, कुछ पैसा देता है, या उसको कुछ पैसा देने का वादा करता है। जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास कुछ ब्लैक मनी है और आप अपने अकाउंट में जाके ये 5 लाख रुपए डिपॉजिट करो, और इस 5 लाख पे मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। तो वो जो दूसरा इंसान आएगा, वो जब अमाउंट डिपॉजिट करेगा, फिर वो अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट करेगा बाद में अपने अकाउंट से। उसको हम बोलते हैं म्यूल। ठीक है, म्यूल बैंक अकाउंट्स। यानी कि वो अनऑथोराइज्ड, इलिसिट, एक गलत तरीके से वो पैसा आपके अकाउंट तक पहुंचा रहा है, या फिर आपने किसी और दूसरे इंसान की केवाईसी करवा के और वो बैंक आप एक्सेस कर रहे हो, तो वो होते हैं म्यूल बैंक अकाउंट्स। इन सब को आइडेंटिफाई करने पे और बंद करने पे भी इस हैकाथन में काम किया जाएगा। चौथा, जो कि ब्लाइंड लोग होते हैं, दिव्यांग लोग, उनके लिए बैंक नोट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है एक्यूरेटली, उस पर काम किया जाएगा। और ये किस लिए रहेगा? विजुअली इम्पेयर्ड पीपल के लिए रहेगा। तो इन चारों पे काम किया जाएगा इसके अंदर। राइट। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। इस हैकाथन में जो विनर होगा, जो टीम जीतेगी, उसको 40 लाख रुपए दिए जाएंगे। और जो पूरे प्रोजेक्ट्स पे, ये जो हमारे 4 प्रोजेक्ट्स हैं, इन पे जो बेस्ट वुमेन टीम रहेगी ना, उसको भी स्पेशल प्राइज दिया जाएगा अलग से। कितना? 20 लाख रुपए का। ये भी आपको याद रखना है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कौन से सेक्शन के तहत होती है? याद रखो, सेक्शन 45(2)(b) आरबीआई एक्ट 1934। अभी हमने सेक्शन 26(a) रीड किया था।
याद है? कुछ याद आ रहा है? जिसके अंतर्गत डेफ फंड को लॉन्च किया गया था 2014 में। याद आया? तो ये भी आपको याद रखना है, 26 जनवरी, ऐसे याद रख लो। यहाँ पर 45(2)(b), ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, याद रखो इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सेक्शन 45(2)(b) आरबीआई एक्ट 1934, इसके तहत मॉनेटरी पॉलिसी को स्टैब्लिश किया जाता है, राइट, किया गया था। मॉनेटरी पॉलिसी में टोटल कितने मेंबर होते हैं, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछ लेगा, इवन आपसे एग्जामिनर भी पूछ सकता है। सो मॉनेटरी पॉलिसी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, उनके नाम याद कर लो। एक है डॉक्टर शशांक भिड़े, दूसरा राजीव रंजन जी, और तीसरा अशीमा गोयल। ये जो तीनों है ना, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कितने सालों के लिए? 4 इयर्स के लिए। ये टर्म भी आपको याद रखना है। सो इनको 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और इन तीनों के बाद माइकल डी पात्रा जी, जो कि हमारे आरबीआई के हैं, शक्तिकांता दास जी और जयंता वर्मा, इन तीनों को भी मॉनेटरी पॉलिसी में इंक्लूड किया जाता है। जो हमारे गवर्नर है शक्तिकांता दास जी, ये हमारे चेयरमैन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आते हैं इसकी अगले लास्ट पॉइंट पे। सो 3 मेंबर जो होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, वो आरबीआई से होते हैं, और जो बाकी 3 मेंबर होते हैं ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ये आपको याद रखना है। जो टेन्यूर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो अपॉइंट करती है जिनको, उनका 4 साल का होता है, ये आपको मैंने बताया था। तो अब आते हैं अगली न्यूज पे, ये हमारी लास्ट न्यूज है आई गेस। सो आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है, जो कि मई में आई थी, जब मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी। उसका नाम है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। क्या नाम है? स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में इन्फ्लेशन का कुछ बताया गया है, वो हम देख लेते हैं क्या है। अब इस रिपोर्ट में आज जो कि माइकल डी पात्रा जी ने पब्लिश की है, याद रखना, पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर कि स्टेट ऑफ द आर्ट, जो इकोनॉमी, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट है, वो किसने पब्लिश की है? तो माइकल डी पात्रा जी ने दूसरे कुछ को ऑथर्स थे, उनके साथ मिलके इसको बनाया है। इसमें ये बताया गया है द ड्यूरेबल अलाइनमेंट ऑफ द हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन। देखो, एक होती है कोर इन्फ्लेशन, एक होती है हेडलाइन। कोर इन्फ्लेशन में सारे फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है कि कितना कितना इन्फ्लेशन पूरा जा सकता है कंप्लीट, जिसमें फूड भी होता है, फ्यूल भी होता है। लेकिन हेडलाइन के अंदर यहां पर फ्यूल और फूड होता है मेनली, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्लूड्स कमोडिटीज लाइक फ्यूल एंड फूड, जिसमें फ्रूट्स रहते हैं, वेजिटेबल्स रहते हैं, गैस, पेट्रोलियम, एसेट्रा एसेट्रा। ये इतना इन डेप्थ नहीं जाना। और ये रिप्रेजेंट करता है हेडलाइन इन्फ्लेशन कि जो हमारे मार्केट में प्रोडक्ट्स है फ्यूल एंड फूड में, उनमें कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना राइज हो रहा है। तो वही बताया गया है कि जो हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन है, 4% टारगेट जो उसका है, वो सेकेंड हाफ में, यानी कि जुलाई के बाद, मई, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि जुलाई के बाद वो कभी भी अचीव हो सकता है। और टारगेट ये किया जा रहा है कि हम 4% टारगेट हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन को अचीव कर सके 2026 तक। बस इतना सा है, दोबारा सुन लो। हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन मेनली फ्यूल एंड फूड के लिए होता है। तो आरबीआई की जो रिपोर्ट है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट, जिसको माइकल डी पात्रा जी ने पब्लिश किया है विद अदर को-ऑथर्स, उनका ये कहना है इस रिपोर्ट में कि हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन का जो टारगेट है 4% का, वो सेकंड हाफ, यानी कि देखो, फर्स्ट हाफ हो गया आपका जैन से लेकर जून तक का किसी भी साल का, और सेकंड हाफ हो गया आपका जुलाई से लेकर दिसंबर तक का, लास्ट तक का। तो सेकंड हाफ से ये अचीव होना शुरू हो सकता है, और 2026 तक हमारा टारगेट है इसको अचीव करना है, कितना? 4%। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक सेकंड हाफ के बाद और 2026 तक कितना हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन अचीव करने का टारगेट है, या कितना हम उसको ला सकते हैं। तो वह है 4% का। सो हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को
ऑब्जर्व करने के बाद। खैर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बस वही था कि कितना परसेंट कब तक अचीव करना है और कब से अचीव होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर देखो, कोर इन्फ्लेशन जो हमारा होता है, सो आई हैव टू रेक्टिफाई कि यहाँ पर कमोडिटी प्राइजेस नहीं होते, यानी कि फूड और फ्यूल को इंक्लूड नहीं किया जाता, ये सिर्फ हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन में इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, तो जो हमारा कोर इन्फ्लेशन होता है उसमें जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है हमारी कंट्री की, उसके प्राइसेस को ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन में ये हमारा एक रो इन्फ्लेशन होता है, जिसमें कमोडिटी प्राइसेस होते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गैस, ऑयल, ये सब, ठीक है। लेकिन कोर इन्फ्लेशन में ये सब नहीं होता। खैर ये इकोनॉमिक की टर्म है, इसमें ज्यादा इन डेप्थ मत जाओ अभी, जितना इंपॉर्टेंट था बस उतना आपको समझा दिया मैंने। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट थी हमारी स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, इसमें जो हमारा नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में गिरा है, डिक्रीज हुआ है। कितना? 62%, ये इंपॉर्टेंट है। और 62% डिक्रीज होके अब इसकी जो वैल्यू है वो $10.6 बिलियन है 2024 में। जब कोई दूसरे कंट्री में बैठे लोग या कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, और उस कंपनी का कुछ स्टेक खरीदते हैं या उसमें कुछ पार्टनरशिप लेते हैं, तो वो हम कहलाते हैं एफडीआई। यानी कि उस एक इंसान ने या उस एक एंटिटी ने इंडिया में किसी कंपनी में मर्जर करके या उसके स्टॉक खरीद के उस पर अपना कंट्रोल ले लिया है, थोड़ा सा, जितना भी हो सकता है, 10% या उससे ज्यादा, डिपेंड करता है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यानी कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, तो वो है एफडीआई। जैसे मान लो आप इंडिया में बैठे हो और आपको पाकिस्तान में किसी कंपनी का या किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर का कुछ स्टेक लेना है या वहां पर मर्जर करना है, तो उस कंपनी के भागीदारी अब आपके साथ भी आ जाएगी। अब उस कंपनी के जो भी डिसीजंस होंगे वो आपसे पूछ के भी लिए जाएंगे, आपकी कंसेंट भी, आपका ओपिनियन भी वहां मैटर करेगा। तो इसलिए एफडीआई में कंट्रोल वाली पोजीशन आ जाती है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। तो ये है हमारा नेट एफडीआई जो हमारा है, वो ड्रॉप हुआ है 62% से, और 62% से ड्रॉप होके $10.6 बिलियन ये आ चुका है। इसको याद रखना, भूलना मत। और ये फिस्कल ईयर 2024 का डाटा है, यानी कि ये 31 मार्च 2024 तक का डेटा है। और पहले कितना था? तो पहले ये $28 बिलियन था। कब? फिस्कल ईयर 2023 में। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि 17 सालों में 17, याद रखना एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है। तो 17 ईयर्स में ये पहली बार है सबसे लोवेस्ट गया है हमारा नेट एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसको याद कर लेना अच्छे से। 2007 के बाद अब फिस्कल ईयर 2024 में सबसे लोवेस्ट गया है 17 सालों में। ओके, अब आते हैं हम अगली स्लाइड पे। तो हमारी लास्ट न्यूज की लास्ट स्लाइड है। अब यहाँ पर इस रिपोर्ट में, ये जो रिपोर्ट थी हमारी स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, इसमें बताया गया है जो आउटवर्ड रेमिटेंस है, यानी कि जब इंडिया से पैसा बाहर भेजा जाता है अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ इंडिया, ये बहुत ज्यादा गई है, रिकॉर्ड हाई, यानी कि 17% का लगभग, लगभग 17% का इंक्रीज हुआ है आउटवर्ड रेमिटेंस में, यानी कि बाहर पैसा भेजा गया है इंडिया से, जो कि फिस्कल ईयर 2024 में कितना रहा है? $31.7 बिलियन का। याद रखना इसको, $31.7 बिलियन का आउटवर्ड रेमिटेंस रहा है फिस्कल ईयर 2024 में। और ये 2023 में था $27 बिलियन। अब अगर देखा जाए तो हमारा आउटवर्ड रेमिटेंस जो था वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो हमारा नेट एफडीआई था वो डिक्रीज हुआ था, कितने से? 62% से अप्रोक्सीमेटली। दोबारा देख लो उस न्यूज को, ये देखो, 62% से डिक्रीज हुआ था, जो कि डिक्रीज होके $10.6 बिलियन आया था। पहले कितना था? $28 बिलियन था। इसको याद कर लेना अच्छे से। अब यहाँ पर एक दो डेटा और है इस रिपोर्ट में। नॉन रेसिडेंट इंडियन, एनआरआई,
जो डिपॉजिट कर रहे हैं इंडिया में वो इंक्रीज हुआ है कितना, 14.7 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है, और 63.5% इंक्रीज हुआ है लास्ट फिस्कल ईयर में, जो कि अभी हमारा गया है रिसेंटली, फिस्कल ईयर 2024। और ये हाईएस्ट डिपॉजिट फ्लो है एनआरआई के द्वारा पिछले 8 सालों में। इसको भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये सारा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है आरबीआई न्यूज का, इसलिए आपको इन डेप्थ करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि एग्जामिनर आपको यहीं पे घुमाएगा। और अगर आपने ये नहीं किया, फिर आप बोलोगे कि सर पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया। देखो क्वेश्चन तो कहीं से भी आएगा, वो आएगा तो वहीं से जहाँ रिपोर्ट होगी। तो जो रिपोर्ट है उसको आपको अच्छे से रीड करना है, समझना है, जो जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ उसको लिख लेना है। और जो भी आपकी वीकली पीडीएफ होगी या फिर आपकी मंथली पीडीएफ जो भी आप फॉलो करोगे, उसके आगे 3-4 पेज स्टेपल करके उसको आप वहां पर लिख लेना, सो दैट आपको बार बार रिवीजन करने में आसानी रहे। इतने देर तक बोलते हुए मेरी जीभ टूट रही है बार बार। चलो छोड़ो। ओके, सो यहाँ पर देखो, FCNR यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, ये जो डिपॉजिट हुए हैं ना, फिक्स डिपॉजिट होते हैं बेसिकली। ये जो हमारे FCNR अकाउंट होते हैं, ये फॉरेन करेंसी में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं, और ये इंक्रीज किए गए हैं। 25.7 बिलियन डॉलर इंक्रीज होके अमाउंट आ चुका है मार्च 2024 के अंदर। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि FCNR का जो डिपॉजिट रहा है मार्च 2024 तक का, वो कितना रहा है। तो याद रखना, 25.7 बिलियन डॉलर रहा है। 25.5 भी कर लोगे तब भी चलेगा, 26 भी कर लोगे तब भी चलेगा, लेकिन आपको कैसे भी करके इसके आसपास याद करना है। अब ये इसके साथ साथ जो हमारा NRE था, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स, ये जो है वो मार्च 2024 तक का रहा है 98 बिलियन डॉलर। तो ये दोनों को ध्यान में रख लेना। FCNR डिपॉजिट रहा है 25.7 बिलियन, और नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल NRE रखा है 98 बिलियन डॉलर मार्च 2024 तक। इन सभी डेटा को स्टेपल कर लेना अपने नोट्स में, और इसको लिख लेना और बार बार इसका रिवीजन करना। अब एक बार ये समझ लो, क्योंकि ये चीजें इंटरव्यू में भी पूछ लेता है, NRE अकाउंट क्या होता है और NRO अकाउंट क्या होता है, और साथ ही साथ क्या पता आपसे ये एग्जामिनर भी पूछ ले। तो NRE की फुल फॉर्म होती है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, NRO होता है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी है, यहाँ पर एक्सटर्नल है। इसका मीनिंग क्या होता है, ये वो अकाउंट होता है NRI का जिसमें फॉरेन अर्निंग्स इंडिया में ट्रांसफर की जाती है फॉरेन करेंसी के अंदर, राइट, और फिर वो इंडिया में कन्वर्ट कर दी जाती है बाद में एज डिमांड। और NRO वो अकाउंट होते हैं, ये वो NRI होते हैं जो अपना इंडिया में कमाया हुआ पैसा इस अकाउंट में मैनेज करते हैं। मान लो कि मैं रह रहा हूं ऑस्ट्रेलिया में, और मेरे इंडिया में 4 मकान है, ठीक है, मेरे 4 घर हैं। ये सभी घर मैंने रेंट पे दे रखे हैं। इन सभी का रेंट जो जिस अकाउंट में आएगा, वो आएगा NRO अकाउंट में, जो कि इंडियन करेंसी में रहेगा। समझ में आ गया होगा आपको। NRE अकाउंट पे जो इंटरेस्ट होता है ना, उस पर कोई टैक्स नहीं काटा जाता। जो भी इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आएगा, उस अमाउंट पे कोई भी टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन इस पे टैक्स लिया जाता है NRO पे। यानी, और ये है रिपेट्रिएबिलिटी, यानी कि जो हमारा NRE अकाउंट होता है, ये रेपरेट किया जा सकता है, यानी कि ये कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू फॉरेन करेंसी एंड ट्रांसफर्ड टू द इन्वेस्टर्स होम कंट्री। अगर मैं चाहूं तो ये जो पैसा था मेरा, अगर मैंने पैसा NRE अकाउंट में डिपॉजिट करवाया है, मान लो 5 लाख का फॉरेन करेंसी में, तो मैं इसको FD को क्लोज करवा के अपनी ही फॉरेन करेंसी में वापस पैसा भी ले सकता हूँ। कुछ कुछ चार्जेस वगैरह लिए जाते हैं अगर मैं उस टाइम से पहले करवाता हूँ। अगर मैं टाइम पूरा होने के बाद वो लेता हूँ तो कोई चार्जेस नहीं दिए जाएंगे। अब NRO अकाउंट के अंदर जो कहाँ गया कर्सर, ये रहा।
कैन रिपेट्रिएट द इंटरेस्ट अमाउंट, जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट आएगा ना आपके डिपॉजिट्स पे, जो अकाउंट आप इंडिया में मेंटेन करोगे उस पर जो इंटरेस्ट आएगा, सेविंग्स अकाउंट पे या फिर करंट पे जो भी आप लोगे, खैर सॉरी, करंट अकाउंट पे आपका इंटरेस्ट नहीं आता, आपको पता होना चाहिए। तो जो भी इंटरेस्ट आपका सेविंग्स अकाउंट वगैरह पे आएगा, उसका जो इंटरेस्ट है वो आपको सेंड किया जा सकता है आपके करेंसी के अंदर, राइट। अब ये सब खैर छोड़ो, जॉइंट अकाउंट वगैरह आपको नहीं करना। हाँ, एनआरई अकाउंट में जो डिपॉजिट है वो फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट किया जा सकता है और इंडियन करेंसी में उसको विड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन एनआरओ अकाउंट के अंदर कैन डिपॉजिट इन फॉरेन एज वेल एज इंडियन करेंसी, फॉरेन करेंसी में भी आप डिपॉजिट कर सकते हो या फिर इंडियन करेंसी में भी आप डिपॉजिट कर सकते हो, और आप इंडियन करेंसी में इसको विड्रॉ कर सकते हो, इसको भी याद रखना, राइट। एक्सचेंज रेट रिस्क इस वाले में ज्यादा रहते हैं एनआरई अकाउंट में, क्योंकि अगर मान लो मैंने यूएसए से डॉलर भेजा आज के टाइम पे 2024 में, उसका रेट चल रहा है 83। अब क्या पता इसका रेट आगे जाके इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, कुछ नहीं पता ऐसा। तो ये इसमें रिस्क का फैक्टर बना रहता है, लेकिन इसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं बना रहता। तो ये सभी पॉइंट्स को समझ लेना, याद ना भी हो तो दो तीन चीजें याद कर लेना। पहली चीज ये आपको याद करनी है इसके अंदर कि इसका मीनिंग क्या होता है, दूसरा टैक्सेबिलिटी क्या होती है, उसके बाद डिपॉजिट्स और विड्रोवल क्या होते हैं, प्लस एक्सचेंज रेट रिस्क क्या होता है, इनको याद कर लेना। तो ये हमारा पूरा सेशन आरबीआई का फिनिश हो चुका है, बहुत ही खतरनाक सेशन था और मेरी खुद बैंड बज गई। और आई गेस आपको, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा। अगला सेशन हम जो करेंगे लेक्चर में वो बैंकिंग न्यूज़ का रहेगा, पूरा कंप्लीट अप्रैल 3rd and 4th वीक का। और आपको इस सेशन में कुछ भी अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा से लेक्चर सुन लेना, या फिर यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जो कि है @rightapproach_banking, इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर भी आप डाउट पूछ सकते हो। और अगेन नोट्स नहीं बनाने आपको, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, आपको अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाने। नोट्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप और चैनल में मिल जाएगी इस पूरे लेक्चर की, एज वेल एज जो जो हमारा वीकली और मंथली फिनिश होगा उन सभी की नोट्स पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बस प्रिंट आउट निकलवाओ, याद करना शुरू करो और रिवाइज 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 8 से 10 बार कम से कम, और फिर देखो आपके मार्क्स टॉपर्स में कैसे आते हैं, आराम से 100% आएंगे। सो फ्यूचर ऑफिसर्स, सेशन को एंड करते हैं, मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।